पीछे वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें है कोई दिक्कत किसी को? इंडस्ट्रीज याद हो गई? पूछ सकते हैं कुछ सवाल? अरे कुछ सवाल बताओगे क्या पिछले चैप्टर में से? भारतीय कोई भी 4 भारतीय लौह इस्पात केंद्रों के नाम बताओ। रामवीर। राज्य का नाम कौन से राज्य? बोकारो किस राज्य में है? ओके और? वो कहाँ है? वेरी गुड। सही सही है क्या? तेरे बराबर वालों से पूछ ले। विशाखापट्टनम छत्तीसगढ़ में है? तो देखेगा भी। ये माइक बंद कर लिया कर बोलते ही। बोले तभी माइक ऑन किया कर। हाँ आशीष कहाँ है विशाखापट्टनम? आशीष कहाँ है विशाखापट्टनम? समेस्टा। वो कहाँ बता रहा था? वो भी आंध्र प्रदेश ही बता रहा था क्या? अच्छा तेरे को तो यार सुनाई भी सही देता है, तू तो सपोर्टर तगड़ा है उसका। रामवीर ने सही दिया था जवाब मतलब? नहीं तेरा सपोर्टर बोल रहा है ना। यही तो बात है बेटा, ध्यान से सुनते नहीं हो ना कौन क्या बोल रहा है आप लोग। उसने क्या जवाब दिया आपको यही पता नहीं है। तो बता दे चल। 4 लौह इस्पात इकाइयों के नाम बता दे। उसने जो बताया उसके अलावा। पूजा। हाँ और? ओके और? 9 इकाइयाँ थी, 9 10 लिखवाई थी उसमें से 2 ही याद है। टिस्को की फुल फॉर्म बता दे। टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ समझता तू बता। टिस्को की फुल फॉर्म बता। टिस्को TISCO। समझता? TISCO। समझता लिखवाई नहीं थी क्या आपको? IISCO। कोई अंतर नहीं है। एक और है VISCO। इसको साकची नामक स्थान पर जमशेदपुर, इसको कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर 3 इकाइयों से बनाई गई थी। और हीरापुर और विस्को भद्रावती कर्नाटक। ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल और ये कर्नाटक में स्थित है तीनों इकाइयाँ। तो इनके फुल फॉर्म में केवल इतना ही अंतर था, TI और V। बाकी तो सेम ही है। आयरन स्टील कंपनी, आयरन स्टील कंपनी, आयरन स्टील कंपनी। T से टाटा, I से इंडियन और V से विश्वेश्वरिया। इतना ही अंतर है। नींद में है क्या समिष्टा?
नींद नहीं खुली अभी? तो बेटा इसमें कोई ज्यादा चेंजेस है क्या? केवल टी से टिस्को वाला जो था, TISCO, ये तो सेम ही है तीनों के अंदर। केवल टी से टाटा बोलना था, आई से इंडियन बोलना था, और वी से विश्वेश्वरिया आयरन स्टील कंपनी बोलना था। केवल इतना ही तो अंतर है। और ये भी याद नहीं होते कि इतने इजी नाम भी। पढ़ाई नहीं करते हो क्या? भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? समझता? कल भी पूछा था आपसे यही सवाल। भारत में लौह इस्पात उद्योग की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या बोल रहे हो? कल नहीं थे, परसों होंगे। हाँ तो परसों होंगे। चलो बता दे, कल नहीं थी तो। जल्दी बताओ, फिर नया ये स्टार्ट करते ट्रांसपोर्ट वाला। हाँ पूजा, आप बताओ। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ था? लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? अरे इतना टाइम लगता है क्या? क- करिश्मा, बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। ओके, कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक देखो। ट्रांसपोर्ट, परिवहन। परिवहन हमारे दैनिक जीवन का भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि परिवहन से ही हमारे सारे कार्य जो है वो आसानी से होते हैं। और परिवहन से ही। हाँ बोलो। 1960 सांची नामक स्थान पर जमशेदपुर से इसका प्रारंभ हुआ था। उससे पहले जो प्रयास हुए थे वो असफल प्रयास थे। पहला सफलतम प्रयास 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा सांची नामक स्थान पर किया गया। ठीक है बेटा। उसको आगे पूरा पढ़ना फिर बताना मेरे को। 80 70 की दे रखी है ना, उसको ध्यान से पूरे पैराग्राफ को पढ़ना, पता चल जाएगा आपको। असफल प्रयास तो पहले भी हुए हैं, लेकिन पहला सफलतम प्रयास निजी क्षेत्र में पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था 1907 में किया गया था। लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से निजी क्षेत्र का पहला कारखाना था 1907 का। वो 1870 में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखो वो दोनों चीजें पता चल जाएगी, उस पैराग्राफ को पढ़ेगी न तब। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का इसमें अंतर है। तो निजी क्षेत्र में प्रयास किया गया, एक सरकारी क्षेत्र में प्रयास किया गया। तो परिवहन, परिवहन से आज से होता है यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और परिवहन के साधन किसी देश के उद्योग और कृषि विकास में
उस क्षेत्र या जिस देश की अपन बात करें उस देश के उद्योग और कृषि के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह शरीर में रक्त वाहिकाएं होती है, अपने जो शरीर में जो शिराएं होती है, वो शिराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ब्लड सप्लाई का काम करती है, जो धमनियां होती है, तो रक्त वाहिकाओं का कार्य है वही महत्व, सेम वही तरीका हमारे देश में या अन्य किसी भी देश में परिवहन का होता है। ये जैसे अपन बात करें कि ये किसी चीज की जैसे शरीर की बनावट है, अब इसमें जो रक्त वाहिकाएं होती है, ये जिस प्रकार से ब्लड का रोटेशन इस प्रकार बनाए रखती है, तो अपने देश में जो परिवहन होता है वो परिवहन भी क्या होता है, इसी प्रकार एक दूसरे क्षेत्रों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जोड़े रखता है। तो वही कार्य सेम है जो शरीर में रक्त वाहिकाएं करती है, वही कार्य हमारे लिए परिवहन है। तो किसी राष्ट्र के लिए वहां का परिवहन भी उस क्षेत्र की धमनी या रक्त वाहिका ही अपन कह सकते हैं। किसी भी देश में परिवहन तंत्र की सघनता और आधुनिकता वहां के आर्थिक विकास का संकेत है। आर्थिक विकास यानी एक तरह से उसको समृद्ध बनाने के पीछे तंत्र होता है, वो कौन सा होता है, परिवहन। जो परिवहन तंत्र है उस क्षेत्र की सघनता और क्या बोल रहे हो बेटा? ओके, दोबारा सुनो कि जिस प्रकार से अपने शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है, जो धमनियां होती है, जिस प्रकार से ब्लड सप्लाई अपने शरीर में करती है, ब्लड को सर्कुलेट करती है, उसी प्रकार जो अपना परिवहन है वो भी संपूर्ण देश के आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से शरीर में धमनियों का मतलब महत्व होता है, उसी प्रकार अपने परिवहन का महत्व देश के विकास के लिए होता है। ठीक है। तो किसी राष्ट्र के विकास के लिए परिवहन कितना आवश्यक होता है, ये इस चीज से अपन समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से रक्त वाहिकाएं जो होती है, जो धमनियां होती है, जो शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, तो परिवहन भी क्या है, उसी क्षेत्र उसी रूप अनुरूप क्या करता है, एक दूसरे क्षेत्रों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जोड़े रखता है। किसी भी देश में परिवहन तंत्र की सघनता और आधुनिकता, सघनता का यानी जितनी ज्यादा अधिकता होगी, और आधुनिकता यानी वर्तमान समय के अनुसार उसमें जो परिवर्तन होता है, वो किसी भी देश की आर्थिक विकास का सूचक होता है, संकेत होता है कि कितना आर्थिक विकास वहां पर हुआ है। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य विविधताएं, अनेक प्रकार की विविधताएं भारत में पाई जाती है। और इन सभी विविधताओं को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी कौन करता है, परिवहन के साधनों का विशेष योगदान रहता है। यानी सभी आपसी अलग अलग क्षेत्रों को आपस में कनेक्टिविटी देना, अलग अलग व्यक्तियों को एक जगह मिलाने का कार्य। जैसे अपन बात करें इसी को समझने के लिए कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन पे हमें अलग अलग समाज के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, हर प्रकार के व्यक्तियों का एक संगम दिखाई देता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के धर्मों के लोग भी आते हैं, और सभी प्रकार के धर्मों के जो व्यक्ति है, सभी जातियों के, सभी समाजों के, अलग अलग पहनावे के साथ, अलग अलग संस्कृति के साथ यहाँ पर जब मिलते हैं, तो इस संस्कृति आपस में क्या है, विविधता लिए हुए होती है, और विविधता के साथ हमें एकता में रूप, एक ही स्टेशन पर सारे व्यक्ति, सभी प्रकार के समाजों के, सभी धर्मों के, हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार जो रेलवे जो होता है, तो रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे बस स्टैंड हो गया, तो जो परिवहन है वो परिवहन क्या करता है, हमें एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। परिवहन के माध्यम से ही कृषि और औद्योगिक उत्पादन, कृषि तो है ही, और साथ ही साथ अपने जो औद्योगिक उत्पादन यानी जो उद्योग, बड़े बड़े जो उद्योग उत्पादित करते हैं वस्तुओं का, वो उनको उपभोक्ता तक, जो उपभोक्ता होता है उस तक पहुंचाने का कार्य भी परिवहन ही करता है। अब इस रेखा चित्र में परिवहन के साधनों का वर्गीकरण दिया हुआ है। तो परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। तो स्थल परिवहन में हम किस किस को मानते हैं, सड़क, रेल और पाइपलाइन। जल परिवहन में अंतः स्थलीय और सागरीय और महासागरीय यानी आंतरिक जलमार्ग और बाह्य जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग देश के आंतरिक हिस्सों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जबकि बाहरी सागरीय या महासागरीय जो जलमार्ग है वो अपने देश की अन्य देशों के साथ क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है, किसके माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से। दूसरा है वही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग में देश के लिए जो वायु सेवाएं होती है, और अन्य देशों, अपने देश से अन्य देश तक, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अपन मानते हैं। तो ये परिवहन के साधनों का वर्गीकरण है। अब ये जो परिवहन तंत्र है इसको कौन प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, तो वो देखते हैं। तो परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भारत एक विशाल देश है
जहाँ सभी प्रकार की विविधताएं उपस्थित है। हर प्रकार की विविधता भारत में देखने को मिल जाती है। परिवहन के साधन, उनका वितरण, सघनता कई कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारक है। कौन कौन से? पहला है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक जो है वो किस प्रकार से अपने परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं? तो 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में, जो संपूर्ण अपन भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत के मानचित्र में 50% जो रेल मार्ग है वो कहाँ पे? इस उत्तर भारत में ही स्थित है। देश का 50% परिवहन, रेल परिवहन जो है उत्तर भारत में स्थित है। अब इसका कारण क्या है? तो उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र की अधिकता, 50% से अधिक रेल मार्ग उत्तर भारत में, कच्ची सड़क सर्वाधिक मैदानी भाग में, जबकि पक्की सड़कें कहाँ पे मिलती है? कच्ची सड़क कहाँ मिलती है? मैदानी भागों में, और पक्की सड़कें कहाँ मिलती है? पठारी भागों में। तो पठार कहाँ है? दक्षिणी भारत। तो इस भाग में सबसे ज्यादा पक्की सड़कें देखने को मिलती है, जबकि मैदानी जो क्षेत्र है उसमें कच्ची सड़कें भी देखने को मिलती है। इस कारण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के परिवहन में काफी अंतर मिलता है। तो ये अंतर जो है ये भौतिक कारक है, तो ये क्या करता है? इसको प्रभावित करता है। इस भाग में क्या होता है? नीचे वाले भाग में कठोर भूभाग है और ये मैदानी क्षेत्र है, तो इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के परिवहन का विकास हुआ है। यहाँ पर पक्की कच्ची सड़कों का विकास भी हुआ है और यहाँ पर पक्की सड़कों का विकास ज्यादा हुआ है। यहाँ पर रेल मार्ग ज्यादा है और इधर रेल मार्ग की कमी देखने को मिलती है। सांस्कृतिक कारक, पश्चिमी रेगिस्तान में कम विकास हुआ क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। जब उस क्षेत्र में जहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है तो वहां पर परिवहन का ज्यादा विकास करने से क्या बेनिफिट होगा? कि वो तो इसलिए पश्चिमी रेगिस्तान जो क्षेत्र है अपना पश्चिमी राजस्थान है, उस पश्चिमी राजस्थान में परिवहन का कम विकास हुआ और वहां जनसंख्या क्या है? कम मात्रा में निवास करती है। तो जनसंख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा? परिवहन तंत्र भी वहां पर कम ही रहेगा। आर्थिक कारक, धन तो बिल्कुल प्रभावित करता है कि धन के रूप में किस प्रकार से इसमें प्रभावित करता है। तो आर्थिक कारक है, खनिज और औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन मार्गों का विकास ज्यादा हुआ। जिन जिन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुए, जहाँ जहाँ उद्योग लगे हुए, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि वहां से माल, कच्चे माल को लाना, तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। तो वहां पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग या अन्य जो मार्ग है उन सभी का विकास ज्यादा हुआ है। बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन मार्गों का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है। सुरक्षात्मक कारक, अब सुरक्षात्मक दृष्टि से भी क्या हुआ? हमारे परिवहन का विकास हुआ है। अभी जैसे अपन बात करिए भारत है, तो इस भारत के मानचित्र में क्या हुआ? ये जो बॉर्डर वाला जो एरिया है, इस बॉर्डर वाले एरिया के किनारे किनारे क्या किया? भारत सरकार ने एक सीमा रेखा के सारे सारे क्या बनाया? एक रोड का विकास किया। तो ये इसको क्या बोलते हैं अपन? सुरक्षात्मक दृष्टि से भी क्या हुआ? सीमाओं की सुरक्षा और सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए इन परिवहन मार्गों का विकास किया गया। 1962 जब 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, तो चीन के आक्रमण का मुकाबला हम किसके अभाव में नहीं कर पाए थे? कि और परिवहन साधनों के अभाव में हम पूरी शक्ति से उसके ऊपर उसका मुकाबला नहीं कर पाए। तो वही कारण था कि उस समय यदि हमारे पास अच्छी परिवहन सुविधा होती तो हमारे पास जो सैनिक थे उनके पास समय पर सारी सामग्री, शस्त्र, सेना सब कुछ पहुंच जाते। तो वो ये स्थिति को अब नेक्स्ट दोबारा नहीं हो, इसलिए इन सभी का विकास पहले तो सीमाओं के सारे सारे क्या बनाई गई? सड़कों का निर्माण किया गया। तो पूरी शक्ति के साथ नहीं कर सके। हाँ, तो अब नेक्स्ट जो है राजनीतिक कारक। तो सरकारी नीति है, जो सरकार कई बार क्या होता है परिवहन क्षेत्र में बहुत सारी नीतियों का निर्माण करती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उद्देश्य का भी परिवहन विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 ऐसे कारक है जो अपने परिवहन तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। परिवहन के साधनों का जब वर्गीकरण किया तो उसमें सबसे पहला आया था सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन जो है उसको देखते हैं। भारत में सड़क परिवहन का महत्व आदिकाल यानी प्राचीन काल से रहा है। ये परिवहन के अन्य साधनों का आधार स्तंभ भी है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को क्या करता है? अपने घर तक गंतव्य प्रदान करता है। अन्य जो साधन है, जैसे अपन बात करें रेलवे, पाइपलाइन
या जल मार्ग जो है, ये किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचाने में सहायक नहीं होता। जैसे अपन बात करें रेलवे, तो रेलवे घर पे जाने से तो रहा, लेकिन सड़क मार्ग जो है एक ऐसा मार्ग जो होता है जो हर व्यक्ति को अपने गंतव्य निर्धारित स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। भारत में सड़कों की व्यवस्था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। उस समय भी हमें सड़कें अवशेष के रूप में मिली है। तो जब उस खुदाई की गई तो खुदाई में पता लगा है कि 5,000 से 8,000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें थी। 5 से 8,000 पहले भी भारत में पक्की सड़कें के देखने को मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पड़ता है बिहार, पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करवाया, जो पक्की सड़क थी। और उसमें पानी की निकासी, उस सड़क से पानी की निकासी के लिए उसने समुचित व्यवस्था की। सम्राट अशोक ने भी इस सड़क का और ज्यादा विस्तार किया और अन्य राजकीय मार्गों का भी काफी सुधार किया। ये प्राचीन काल से इन सड़कों का विकास होता है। ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व से 300 ईस्वी तक, 400 वर्ष पहले से लेकर 300 ईस्वी तक उत्तरी भारत में दो मार्गों से क्या होता था, आंतरिक व्यापार होता था। दो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। कौन कौन से? पाटलिपुत्र से काबुल सिंध घाटी तक, यानी पाटलिपुत्र यानी बिहार से लेकर के काबुल अफगानिस्तान तक का जो क्षेत्र है, वहां तक एक सड़क मार्ग था जिससे व्यापार होता था। सिंधु घाटी तक विस्तृत था। 700 ईस्वी में चीनी यात्री ताओसन ने भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया है। तो ये जो चीनी यात्री था ताओसन, तो इस ताओसन ने कहा कि भारत और चीन के मध्य 3 महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे। उन व्यापारिक मार्गों के बारे में इसने बताया है। शेरशाह सूरी ने ढाका कहाँ है? बांग्लादेश, तो से वाराणसी, आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर और वहां से सिंधु नदी तक ग्रांड ट्रंक रोड, उसको आज NH1 अपन बोलते हैं, तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया। और जिसकी जो उसमें से जो शाखाएं निकाली गई वो आगरा से जोधपुर, आगरा से इंदौर और लाहौर से मुल्तान, आगरा से चित्तौड़ तक शाखाओं के रूप में से सड़कों का विकास किया गया था। ब्रिटिश शान ने भी, यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने भी भारत में सड़क मार्गों का विकास करवाया। लेकिन रेलवे परिवहन के आ जाने के बाद में उन्होंने सड़क परिवहन की अपेक्षा किस पर ज्यादा ध्यान दिया? रेलवे पर। और रेलवे पर ध्यान देने का मुख्य कारण भी क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 कि उन रेलवे पर उनका ध्यान देने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कारण जो था वो था कि सड़क परिवहन उनके लिए ज्यादा महंगा पड़ता था, तो रेल परिवहन उनके लिए सस्ता था, इसलिए इसका विकास ज्यादा किया उन्होंने, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद फिर से सड़कों के मार्गों का विकास तीव्र गति से हुआ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में 2015 में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 48.85 लाख किलोमीटर। कब की? 2015 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल सड़कों की लंबाई 48.85 लाख किलोमीटर थी, जो देश के कुल परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत है? 80%। तो देश में हम बात करें कि हमारे जो 100% परिवहन होता है, उस 100% परिवहन में से 80% परिवहन तो केवल सड़क मार्ग से होता है, और 20% परिवहन में जल मार्ग, वायु मार्ग, रेल मार्ग सारे आ जाते हैं, जो देश के कुल परिवहन का 80% तक तय करती है। तो ये तो थे हमारे सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन का महत्व, क्या महत्व है सड़क परिवहन का हमारे दैनिक जीवन में या हमारे लिए? तो उपभोक्ताओं तक के घर तक पहुंच, केवल एकमात्र ऐसा मार्ग जो उपभोक्ता यानी किसी भी व्यक्ति को अपने निर्धारित स्थान या गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य है। तो उपभोक्ताओं तक घर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सड़क परिवहन। दूसरा, व्यापकता यानी बड़े बड़े स्तर पर उबड़ खाबड़ हो, मरुस्थली हो, सभी धरातलीय क्षेत्रों में इसका निर्माण किया जा सकता है। चाहे उबड़ खाबड़ भूमि हो, चाहे मरुस्थलीय भूमि हो या धरातलीय क्षेत्र, तो सभी जगह इसका निर्माण करना संभव है। तीसरा है कृषि विकास में सहायक। अब हर क्षेत्र, हर खेत के किनारे पर तो अपन रेल को पहुंचा नहीं सकते, तो इसी कारण से कृषि उपकरण, बीज, खाद को खुले और अतिरिक्त उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने और बाजार से खेत तक पहुंचाने भी, खाद बीज को लेकर आते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। तो सबसे ज्यादा सुगम जो है कृषि के विकास में भी सहायक है लचीलापन। लचीलापन का अर्थ ये होता है कि ये ऐसी कोई नीति नहीं है कि कहीं भी रोककर सवारी और सामान को लिया और जा सकता है, लेकिन कि क्या रेलवे में ऐसा कर सकते हैं? क्या वायु सेवा में ऐसा कर सकते हैं? तो उनमें अपन ये चीजें नहीं कर सकते, जबकि सड़क मार्ग में
हम कहीं भी रोक सकते हैं और सवारी को लेकर के वहां से चल सकते हैं। लेकिन ये रेलवे में जैसे किसी व्यक्ति ने हाथ दिया, क्या उसके लिए रेलवे को रोकना संभव है? बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो निर्धारित स्थान पर ही रुकता है, तो इसलिए उसमें कठोरपन होता है, इसमें लचीलापन होता है। इसको अपन अपने मनचाहे अनुसार कहीं भी रोक सकते हैं और कहीं से भी अपन सवारी को बिठा सकते हैं। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन, जैसे दूध हो गया, फल हो गया, सब्जी सामग्री को जिन क्षेत्रों में, जिन बाजारों तक पहुंचाना है, तो उन क्षेत्रों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है ये। सड़क निर्माण और मरम्मत का खर्च अन्य परिवहन की अपेक्षा इस पर क्या होता है, सड़क पर निर्माण जब करते हैं या मरम्मत जब करते हैं तो उसमें परिवहन अन्य परिवहन साधनों की अपेक्षा इसमें कम खर्च आता है। कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन, अब कम दूरी के लिए जैसे थोड़ी 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए अपन रेलवे का उपयोग नहीं कर सकते, न वायु परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन भी इसको माना गया है। युद्ध हो गया, अकाल, प्राकृतिक आपदा के समय सबसे ज्यादा साथ देने वाला जो मार्ग होता है वो सड़क मार्ग ही सबसे ज्यादा उपयुक्त हो रहे थे। ग्रामीण भारत के समुचित विकास हेतु सर्वप्रिय साधन सड़क परिवहन लघु और वृहत उद्योगों के विकास में भी काफी सहायक होता है। तो ये तो हमारे सड़क परिवहन का महत्व हो गया। अब सड़क, भारतीय सड़कों के प्रकार, तो भारतीय सड़कों के प्रकार जो है उसको अभी पढ़े या नेक्स्ट कल पढ़े बेटा? अच्छा, हाँ तो इसको एक बार इसको देख लेना। जैसे लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको बोलते हैं NH, राज्य राजमार्ग इसको बोलते हैं SH, स्टेट हाईवे इसको क्या बोलते हैं MDR रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। अब ये ग्रामीण सड़कें हो गई, ये बॉर्डर रोड, बॉर्डर वाली हो गई, और ये ग्रामीण सड़कें, रूरल एरिया वाली जो रोड। तो इनको एक बार पढ़ के आना पूरे को, और जितना हो गया उसको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है बेटा?